सितंबर 1979, रात 11:40। राजस्थान का श्री गंगानगर, भारत पाकिस्तान सीमा के पास बहती ठंडी हवा उस रात किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। सीमा से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से कमरे में बैठा एक युवक अपने सामने रखे आईने को लगातार देख रहा था। अगले कुछ घंटों के बाद उसकी पहचान, उसका धर्म, उसका नाम और यहाँ तक कि उसका देश भी बदलने वाला था। उस युवक का असली नाम था रविंद्र कौशिक, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उसके लिए एक नया नाम तैयार कर लिया था, नबी अहमद शाकिर। यही वो रात थी जब भारत का एक साधारण थिएटर कलाकार इतिहास के सबसे खतरनाक अंडरकवर जासूसों में बदलने जा रहा था। राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा रविंद्र कौशिक बचपन से ही अभिनय में असाधारण था। स्कूल और कॉलेज के मंचों पर उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास और चेहरे के भाव लोगों को चौंका देते थे। वर्ष 1975 में लखनऊ में आयोजित एक राष्ट्रीय नाट्य कार्यक्रम के दौरान दर्शकों में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी नजरें तालियों पर नहीं बल्कि उस लड़के की मानसिक क्षमता पर टिकी हुई थी। वे रॉ के अधिकारी थे। भारत उस समय पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव में था। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान बदले की आग में जल रहा था और भारतीय खुफिया एजेंसियों को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो दुश्मन देश के भीतर घुसकर वर्षों तक बिना पकड़े जिंदा रह सके। रविंद्र कौशिक उस मिशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त दिखाई दिया। अगले 2 वर्षों तक रविंद्र कौशिक को दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया गया। दिल्ली के गुप्त प्रशिक्षण केंद्रों में उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान के शहरों, गलियों, राजनीतिक ढांचे और सेना की संरचना तक को उसकी याददाश्त में उतार दिया गया। उसकी आवाज बदलवाई गई, लिखावट बदली गई, यहाँ तक कि उसके शरीर पर मौजूद कुछ निशानों तक को हटा दिया गया। रॉ जानती थी कि पाकिस्तान में एक छोटी सी गलती भी मौत से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक अपने असली अस्तित्व को खोने लगा। अब वो भारत का नागरिक नहीं बल्कि कराची में जन्मा पाकिस्तानी युवक नबी अहमद शाकिर बन चुका था। 1979 की उस अंधेरी रात में सीमा पार करते समय रविंद्र कौशिक के पास कोई हथियार नहीं था। उसके पास केवल एक नई पहचान और अपने देश के लिए मर जाने की शपथ थी। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद उसने कराची विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की। वहां उसने इतनी स्वाभाविक उर्दू बोली कि किसी को उसके भारतीय होने का संदेह तक नहीं हुआ। कुछ वर्षों के भीतर उसने पाकिस्तान सेना की परीक्षा पास कर ली। ये रॉ के लिए एक असंभव उपलब्धि थी। भारत का एक जासूस अब पाकिस्तान की सेना के भीतर प्रवेश कर चुका था। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय से निकलने वाली कई गोपनीय सूचनाएं चुपचाप भारत पहुंचने लगी। सीमा पर सैनिक गतिविधियां, हथियारों की खरीद, गुप्त सैन्य योजनाएं और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी रॉ तक पहुंच रही थी। कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक की भेजी गई सूचनाओं ने भारत को कई बड़े सैन्य खतरों से पहले ही सतर्क कर दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक उसके काम की रिपोर्ट पहुंची और उसी दौरान उसे रॉ के भीतर एक कोड नेम दिया गया, ब्लैक टाइगर। ये नाम केवल उन एजेंटों को मिलता था जिनकी सफलता लगभग असंभव मानी जाती थी। लेकिन जासूसी की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं बल्कि समय होता है। पाकिस्तान में रहते रहते रविंद्र कौशिक पूरी तरह 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा भारतीय जासूस था जबकि दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अमानत नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से हुई। दोनों का विवाह हुआ और उनके एक बच्चे का जन्म भी हुआ। दुनिया की नजर में वो पाकिस्तान सेना का एक जिम्मेदार अधिकारी था, लेकिन उसके भीतर हर रात एक ऐसा युद्ध चलता था जिसे कोई नहीं देख सकता था। वो अपने ही बनाए झूठ के जाल में कैद होता जा रहा था। वर्ष 1983 रॉ ने रविंद्र कौशिक से संपर्क बनाए रखने के लिए एक और भारतीय एजेंट पाकिस्तान भेजा। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीह, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पहले से सतर्क थी। सीमा पार करते ही इनायत मसीह पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान यातनाओं ने उसके मानसिक संतुलन को तोड़ दिया और धीरे धीरे उसने वो नाम बता दिया जिसे पाकिस्तान वर्षों से खोज रहा था, नबी अहमद शाकिर। उसी क्षण रविंद्र कौशिक की पूरी दुनिया ढह गई। पाकिस्तान सेना ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ कक्षों में महीनों तक उस पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उसकी हड्डियां तोड़ी गईं, नींद छीन ली गई, भूखा रखा गया। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि पाकिस्तान को लंबे समय तक विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना गहरा जासूस वास्तव में भारतीय हो सकता है। अदालत में उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जैसी खतरनाक जेलों में फेंक दिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में धीरे धीरे ब्लैक टाइगर खत्म होने लगा। उसका शरीर बीमारियों से टूट चुका था। उसे टीबी और दिल की गंभीर समस्याएं हो गई थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि
जिस देश के लिए उसने अपनी जिंदगी मिटा दी, वही देश आधिकारिक रूप से उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता था। रॉ के कई मिशन की तरह ये मिशन भी फाइलों के अंधेरे में दफन हो चुका था। पाकिस्तान की जेल से लिखे गए उसके पत्र बाद में भारत पहुंचे, जिनमें दर्द साफ दिखाई देता था। उन पत्रों में एक पंक्ति बार बार उभरती थी, भारत अपने एजेंटों को पहचानता नहीं और पाकिस्तान उन्हें इंसान नहीं समझता। नवंबर 2001, मियांवाली जेल, पाकिस्तान। लगभग 2 दशकों तक अंधेरे में जीने वाला वो जासूस आखिरकार मौत के सामने हार गया। रविंद्र कौशिक की मृत्यु टीबी और हृदय रोग के कारण हुई। पाकिस्तान ने उसे चुपचाप दफना दिया। न कोई सैन्य सम्मान, न कोई सार्वजनिक घोषणा। सीमा के उस पार भारत में भी सब कुछ सामान्य चलता रहा। सड़कों पर लोग रोज की तरह गुजरते रहे, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि भारत का सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट बिना किसी पहचान के मिट्टी में दफन हो चुका है। आज भी रॉ और भारतीय खुफिया इतिहास में रविंद्र कौशिक का नाम फुसफुसाहटों में लिया जाता है। वो एक ऐसा आदमी था जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार, अपना धर्म और आखिर में अपनी पूरी जिंदगी खो दी। जासूसी की दुनिया में गोलियों से ज्यादा खतरनाक चीज होती है अकेलापन, और रविंद्र कौशिक शायद उसी अकेलेपन का सबसे भयावह चेहरा था।